पिछले दिन आपका टेस्ट हुआ था नवोदय प्रवेश परीक्षा 2023-24 के लिए, जो 20 जनवरी को आपकी होने वाली है ना। उस टेस्ट में आपके 20 क्वेश्चन दिए गए थे ना, उसको आपने दिया है। अभी टेस्ट की कॉपी आपको दिखाई नहीं गई है, बट आइए मैं सोच रहा हूँ उस पेपर का सलूशन आपको दे दूँ। तो पेपर में पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया था, ये दिया गया था कि 379 × 29 बराबर 10,991। तो 10.991 भागे 0.0029 का मान क्या होगा, यही ना क्वेश्चन था। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, जैसे कभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं मैं। 5 × 3 बराबर क्या होता है, 15 होता है। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि बताइए 15 भागे 3 बराबर क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप? 5 होगा, क्योंकि भाई इधर के मान से अगर किसी से इसमें ले जाएंगे, भाग देंगे, तो कौन आएगा? यही तो आएगा, 5 आएगा। सेम वही बात यहां पर कर देनी है आपको। यहां पे आपको दिख रहा था कि 379 × 29 बराबर इतना। अब ये कह रहा है कि 10,991 में आप 29 से एक तरह से आप समझिए भाग देंगे। पहले बात को समझिएगा, 10.991 यहां पे आपका भाग है 0.0029। समझ रहे हैं इस बात को? अगर आप इससे समझिए तो आप समझेंगे कि 10,991 बटा 29 तो कितना आएगा आपका? 379 आएगा। बोलिए, इतना तो आएगा ना आपका। तो इतना बराबर क्या होगा? देखिए मान सब वही है, मान में कोई परिवर्तन नहीं। अगर इसमें दशमलव ना होता तो हम बोल देते इसका मान भी 379 होगा, बट इसमें क्या लगा है? दशमलव। अब दशमलव हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। अगर ज्यादा दशमलव इसमें है तो एक के आगे क्या शून्य रख के गुणा कर दें? 4, तो 4 शून्य रख के ऊपर भी गुणा करेंगे। ऊपर का दशमलव तो हट जाएगा, उसके बाद एक जीरो बच जाएगा। बोलिए बचेगा भाई? 3 दशमलव हटाने में चला गया, एक जीरो बच गया तो यहां पे चिपका दिया, और नीचे का केवल क्या हटेगा? दशमलव। अब ध्यान देंगे आपकी यहां पे इतने की वैल्यू कितना है? 379। तो इसकी जगह पर अगर मैं 379 रख दूं, 379, तो क्या बच जाएगा? इसका जीरो बचेगा, तो जीरो चिपका दूं तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? विकल्प नंबर राइट होगा। सबका सही है? आप पता भी कर लेंगे, कॉपी दिखाने से पहले भी आपको पता चल जाएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया था। 12, 24, 30 के समापवर्तक के संख्या ज्ञात करिए। इनके क्या करना है? समापवर्तक निकालने हैं। तो पहले इसके लिए मुझे क्या निकालना होगा? 12 का अपवर्तक। क्या निकालना होगा? 12 का क्या निकालना होगा? अपवर्तक। तो 12 के अपवर्तक क्या होते हैं? 1, 12। 1, 2, 3, 4, 6, 12। इसी प्रकार मुझे 24 का भी अपवर्तक निकालना होगा। बोलिए क्या होगा? 1, हाँ 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। बिल्कुल यही होगा। चलिए 30 के अपवर्तक भी निकाल लेते हैं। तो 30 के अपवर्तक क्या होंगे? 1, 2, 3, 5, 6, 30। बिल्कुल राइट। अब मुझे क्या निकालने हैं? इनके 12, 24, 30 का क्या? समापवर्तक। बोलिए समापवर्तक का क्या मतलब होता है? जो सभी अपवर्तक में दिखाई दे रहा होगा ना, जो तीनों के अपवर्तक में दिखाई दे रहा होगा वही इन तीनों का क्या कहलाएगा? समापवर्तक। मतलब कहते हैं क्या उसको? उभयनिष्ठ अपवर्तक, या कहते हैं कॉमन अपवर्तक। क्या कहते हैं? कॉमन अपवर्तक। और अपवर्तक की अंग्रेजी आप जानते हैं क्या होता है? फैक्टर। बोलिए। और समापवर्तक की अंग्रेजी क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है। हाँ, कॉमन फैक्टर। तो हम कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं किसके? 12, 24 और 30 के। तो बताइए इसमें कॉमन सब में क्या दिख रहा है? और क्या दिख रहा है? और बताइए
और 6 और कुछ नहीं दिख रहा है। 1 दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा और सब में क्या दिखा? 6 दिखा और कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कितने अपवर्तक हो गए इसके कॉमन? 4। कितने अपवर्तक कॉमन होंगे? 4। 1 2 3 4, 4 ही अपवर्तक तो कॉमन है। बोलिए राइट है? विकल्प नंबर कौन राइट हो जाएगा? सही है, नोट करिए इसको। चलिए आइए 2 क्वेश्चन और देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन है, एक तरह से फ्रैक्शन का, भिन्न का सरलीकरण कह सकते हैं। तो देखते हैं इसका सरलीकरण कैसे हम कर पाते हैं। तो जब भी सरलीकरण करना होता है तो बार्डमास रूल का पालन करते हैं हम। बार्डमास में सबसे पहले क्या आता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके पास कितने होते हैं? एक रेखा कोष्ठक होता है, एक छोटा होता है, एक मझला होता है और एक क्या होता है? बड़ा। तो ये वाला कोष्ठक तो इसमें है नहीं, ये तीनों हैं। तो सबसे पहले किसको खोलेंगे? नंबर 1 पर इसको, नंबर 2 पे इसको और नंबर 3 पे इसको। ये बात क्लियर है? चलते हैं तो नंबर 1 पे आप देखिए छोटा कोष्ठक यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके पहले की चीज़ों को सेम टू सेम लिख रहा है। 13 सही 1/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 सही 1/2 माइनस मझला कोष्ठक माइनस यहाँ पे 2 दूना के 4 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 2 दूना के 4 में से 1 गया, 3/2। अब ये मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 दूना के 26 1 27/2। यहाँ पे कोशिश करते हैं 2 चौक को 8 1 9/2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 तिहाई 6 में से 3 जाता है 3, तो 3/2 बच गया, माइनस बाहर है 3/2। ठीक है, चलिए बड़ा कोष्ठक लग गया। अब बड़े कोष्ठक को भी खोल देंगे। चलिए अगले लाइन में खोल देते हैं। यहाँ पे देखेंगे अब 27/2। अब ये ध्यान दीजिए, अगर हर बराबर होता है मतलब आप समझ सकते हैं कि भिन्नों के जो हर बराबर होंगे तो अंश आपस में घट जाते हैं सीधे सीधे। तो 9 में से 3 को घटा ले तो कितना बचेगा? तो 6 कितना हो जाएगा? 2। अब फिर यहाँ पे हर बराबर हैं तो फिर अंश आपस में घट जाएंगे। 27 में से 6 जाता तो कितना बचेगा? 21/2। अब इसको देखेंगे विकल्प में ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब इसको होल में बदलेंगे। होल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 सही 1/2। विकल्प नंबर राइट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं, जिसमें दिया है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा ना। तो बताया गया आपको सूत्र कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल बताया गया है। बोलिए, प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला आप जानते हैं? क्या होता है? n²। क्या होता है? बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग, n²। ठीक है, तो यहाँ पे n का मतलब हो गया ये संख्या। तो कितनी संख्या बोल रहा है? 15। तो यहाँ पे हम 15 का स्क्वायर कर देंगे। बोलिए, यहाँ पे प्रथम हो जाएगा n की जगह पे 15, प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल 15 का स्क्वायर 225। सबको पता है? विकल्प नंबर राइट हो गया। इसको भी नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5वां और 6वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज से लग रहा है ना। क्वेश्चन है कि 1800 रुपया, तो 1800 हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, मूलधन हो जाएगा। बोल नहीं रहे हैं आप लोग? 1800 रुपया क्या होगा भाई? 1800 रुपया मूलधन हो जाएगा। 2 सही 1/2 वर्ष, इसका मतलब समय दिया है कितना? 2 सही 1/2। ये हमारा P हो गया, ये हमारा T हो गया। क्लियर है? आगे है मिश्रधन दिया हुआ। मिश्रधन को किससे दिखाते हैं? A से। किससे दिखाते हैं? अमाउंट कहते हैं ना। मिश्रधन दिया है 2250। अब कह रहा है दर बताओ। तो दर तो हम मिश्रधन के फार्मूले से भी बता सकते हैं, या मिश्रधन और मूलधन से क्या निकाल लें? ब्याज।
ब्याज वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, दोनों से चाहे दोनों से निकाल सकते हैं। हम मिश्रधन का ही लगा देते हैं, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस RT बटा होता है, क्लियर है। चलिए, तो इसका मान कितना दिया है और P का मान 1800। 1 प्लस R का मान निकाल करना है उसको ना, और T का मान कितना लिख सकते हैं 5 बटा, चलिए लिख दिए 5 बटा, और इसके नीचे ऑलरेडी क्या है 100 है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 से 10 कट जाएगा, 9 से अगर हम काटें तो ये 9 दूना के 18 20 बार में कट गया। 9 से इसको काटे तो 9 दूना के 18, 4 बचेगा 45, 9 पचे 5 चौक को 5 पचे, ठीक। 4 से इधर अगर हम भाग दे देते हो जाएगा 5 बटा, होगा ना 4 से भाग देंगे तो। इधर का देखें आप, 5 से कट जाएगा ये कितना बार में 20 दूना के, यहाँ पे है 40, तो 40 से कम प्लस R पूरे के बटा क्या हो जाएगा 40, यही तो होगा। 1 प्लस R बटा 40 है, और 40 से हमने 1 में गुणा कर दिया तो 40 से कम प्लस R बटा 40। अब ये 40 है बराबर है, तो ऊपर का ऊपर से अगर गुणे में हो तो ऊपर वाला तो प्लस में है ना भाई, नीचे वाला तो क्लियर है। तो 4 1 कम 4, 4 दहा में 10 का गुणा 5 में कर देंगे तो यहाँ पे लिखते हैं कितना होगा 4, और इधर बच गया हमारा 40 प्लस 40 जाके 50 से घटेगा तो कितना बचेगा 10, तो R बराबर कितना आ गया 10%। क्या आ गया 10%। तो हमारा आंसर विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब एक तो तरीका ये हो गया था, दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका मैं यहीं पे बता दे रहा हूं आपको, इसको तो आप देख लिए। दूसरा तरीका इससे आसान होता अगर थोड़ा सा दिमाग आप लगाते। क्या दिमाग लगाना है भाई, देखिए दूसरे तरीके में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहां से हम क्या निकाल लें SI, तो SI बराबर क्या होता है A माइनस, बोल नहीं रहे हैं आप लोग, थोड़ा कम बोल रहे हैं। SI की वैल्यू निकल जाएगी यहां से, A की वैल्यू कितना दी गई है 2200, और P की वैल्यू 1800, तो मुजबानी भी घटा सकते थे यहां से, कितना बच जाएगा 450। अब हमारा SI वाला फार्मूला लगेगा, SI बराबर PRT बटे, तो 450 बराबर P का मतलब 1800, R का मतलब निकालना है, T का मतलब 5 बटा पूरे के बटा 1 2 1 2 कट गया। ध्यान से देखिए 9 दूना 9 पचे तो 50 हो गया। 5 से काटेंगे 5 दहा 50, और 2 से काट देंगे 2 पच्चे, या 2 का तिरिया गुणा कर देंगे तो 10 बराबर कितना R, मतलब R बराबर 10% हो जाएगा। तो ये उससे भी आसान तरीका हो गया। हाँ, आइए आगे देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आयताकार कमरा है, जैसे कि कमरे में आप बैठे हुए हैं, ये भी एक आयताकार कमरा है, लेकिन कमरे में क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, लेकिन ये पूरे कमरे में किसकी बात कर रहा है, बता रहा है कि 6 मीटर चौड़ा है, चौड़ाई इसकी कितनी है 6 मीटर, 3 मीटर ऊंचा है, ऊंचाई भी दे दिया, लेकिन लंबाई नहीं दे रहा। कह रहा है कि यदि कमरे के चारों दीवारों, दीवार की बात किया है, ध्यान दीजिएगा, हाँ 4 दीवार होती है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है कितना 81 वर्ग मीटर, तो कह रहा है कमरा की क्या बताओ लंबाई। चलिए हम दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर ये हमारी क्या है चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हाँ, जितना इसका होगा उतना ही इसका भी होगा। अगर ये वाला दीवार सामने वाला हम देखें, अगर ये लंबाई है और ये ऊंचाई है, तो इसका हो जाएगा लंबाई गुणे ऊंचाई, इसका भी होगा लंबाई गुणे ऊंचाई। तो हमको मिल गया दीवार का क्षेत्रफल। लिख लीजिए, दीवार का क्षेत्रफल ऑलरेडी आपको बताया गया है
यहां पे हो गया 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई मतलब BH, और 2 लंबाई गुणे ऊंचाई 2 क्या हो जाएगा HL। दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, बोलिए, दोनों में से कॉमन क्या हो गया 2H। भाई देखिए ना, H इसमें भी, H इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, और यहां से बचेगा B प्लस L। ये फार्मूला डायरेक्ट आपको दिया गया था। दीवार का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे ऊंचाई कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई या चौड़ाई धन लंबाई। अब यहां से वैल्यू आप रख लेंगे ऊंचाई का, ऊंचाई की वैल्यू कितनी दी गई है 3, यहां पे रखेंगे 6, और लंबाई आपको क्या करना है, और दीवार का क्षेत्रफल बोलिए दिया है ना, तो 3 से काटेंगे 81 को, तो कितना बार में कट रहा है भाई, ये तो कोष्ठ में है, ये तो गुणे में है ना, 81 को काटेंगे तो 27 बार में, और 2 से काट देंगे तो 13 भाई 27 का आधा क्या होगा, हाँ। अब 6 को घटा देते हैं, 13.5 माइनस 6, क्योंकि ये तो प्लस में है ना। यहां पर अगर हम 13 बराबर लिखेंगे, एक लाइन अगर आपके लिए कि 6 प्लस यल, तो 6 तो इधर आके अब घटेगा ना, तो 6 घटेगा तो क्या बचेगा 7 बोलिए बचेगा 13.5 में से 6 लाके घटा देंगे इधर पक्षांतर करके, तो 7.5 मीटर बचेगा ना। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 7। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लोगों गलत किए हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए आइए देखते हैं 2 और क्वेश्चन आपके सामने है। 6 क्वेश्चन हो गए थे, 7वां क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लग रहा है आपको, लाभ और हानि। दिया है एक साइकिल 650 रुपया में खरीद कर 585 रुपया में बेच दिया गया। खरीदा गया तो उसको कहते हैं सीपी, क्या कहते हैं कास्ट प्राइस बोलते हैं। ये 650 रुपया है, कितना है 650। और जो आपका एसपी है, बेचने वाला दाम है, वो कह रहा है 500। जाहिर सी बात है भैया, खरीदे तुम ज्यादा का, बेचे कम का, तो क्या होगा आपको हानि हो गया। तो हानि का मतलब लॉस। लॉस निकालने के लिए सीपी में से एसपी को क्या करते हैं, तो बताओ सीपी हमारा कितना है 600 और एसपी कितना है, घटा लेंगे तो कितना बचेगा 65 बच गया। चलो अब लॉस क्या निकालना है, परसेंटेज बोला है ना, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा सीपी गुणे हानि 65 रुपए की, सीपी है 600 और गुणे कितना कर दें, तो यहां पर हो जाएगा 0 से 0 उड़ा 65 से। हाँ, दीपावली में जैसे घर उड़ा देते हो तुम लोग, वैसे ही 65 से 65 भी उड़ गया, समझे बबुआ। बगाओ बगल वाले की दीवारें उड़ा दिया, इतना खतरनाक पटाखा फोड़ रहा है। नोट करेंगे इसको, रुक जाइए, ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि 45 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ना चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की और लंबाई किस में दिया है, मीटर में। तो सबसे पहले जो रेलगाड़ी की चाल हमको दी गई है, रेलगाड़ी की चाल जो हमको दी गई है, इसको किस में बदल लें हम, हाँ, रेलगाड़ी की चाल को बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड। हाँ, बहुत बढ़िया। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुणा करते हैं, 5/18 से। 9 दूना के 9 पचे, यहाँ पे 5 पचे क्या हो जाएगा 25/2, इतना हो जाएगा ये मीटर प्रति सेकंड। अब बताओ क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई ना, तो रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब हो गया कि दूरी, यही ना। तो रेलगाड़ी की लंबाई या दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल है 25/2 और समय कितना लगा भाई 18 सेकेंड। तो ये जो आएगा ये आएगा मीटर में, क्योंकि सेकेंड सेकेंड कट जाएगा। 2 9 अब 25 9 200 25 मीटर।
तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 225। विकल्प नंबर सी। राइट हो गया, नोट करो आप। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। मैंने बार बार आपको बताया कि ऐसे सवाल आते हैं तो अपना टाइम बर्बाद करने का नहीं, सीधे सीधे आप क्या लिखिएगा कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब क्या बराबर लिखिएगा 12 वस्तुओं का एसपी, ऐसे ना। अगर ये उल्टा पुल्टा भी लिखा रहा है, मतलब एसपी पहले लिखा रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बाद में, तो भी आप क्रय मूल्य को पहले लिखेंगे विक्रय मूल्य को बाद में, कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य वाला पहले विक्रय मूल्य वाला बाद में। ऐसे लिखने के बाद कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे यहां पे कर लेना है कि इस वाले मान में से इस वाले मान को घटाना है बटा ये बाद वाला जो मान है इसको नीचे लिखना है गुणे 100। अगर ये हल करने पर प्लस में आएगा तो उतना प्रतिशत का लाभ होगा, यदि ये माइनस में आएगा तो उतना प्रतिशत का हानि होगा। समझ में बात आई? तो ये चूंकि प्लस में ही आएगा, जाहिर सी बात है कि 15 में से 12 गया कितना 3/12 गुणते 100। काट लीजिए, यहाँ पे 3 चौक को 4 से काटेंगे 25, कितना आ गया 25%। तो विकल्प नंबर कौन सही हो जाएगा? राइट है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है कि 40 का 20% बराबर है। अब देखिए ऐसा कभी आ जा तो करना क्या, ध्यान दीजिए, का मतलब तो गुणा होता है ना, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 कर देंगे। अब बताइए किसी के बटे में यहाँ पे है 40, का मतलब आप गुणा समझ रहे हैं 20%। अगर हम प्रतिशत को हटा रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 40, का मतलब गुणा 20/100 ये नहीं लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए ऊपर मुझे क्या दिख रहा है, 2 जीरो दिख रहा है, 2 जीरो दिख रहा है, काट दिए 4 दूना के। मतलब अब आगे से अगर ऊपर 2 जीरो दिखे और कोई प्रतिशत लगा हो तो प्रतिशत का कोई मतलब, क्योंकि दोनों जीरो उस 100 से क्या होते हैं खत्म हो जाएंगे, तो सीधे मान होगा 8 दूना के 2 एक कम 16 एक कम 8 एक कम। तो बताइए 8 के बराबर कौन मान दे रहा है? ये वाला दे रहा है ना 8। ये तो 16 दिया, ये तो 2 है, ये तो 16 है, और ये क्या दिया? इसका मतलब 80 का 10% बराबर होगा 40 के 20% के। क्लियर है? आज हमने टोटल 10 क्वेश्चन बताए। कल हम मिलेंगे आपसे 11वें क्वेश्चन से, जो कि आपके 20 क्वेश्चन का टेस्ट था, उसमें 10 हो गया है, 10 अभी बाकी है। अब आपका काम क्या है, या वीडियो देखने वाले लोगों का काम क्या है कि इन 10 क्वेश्चनों को आप फिर से अपने से लगाएंगे। ठीक है, अभी तो हमारे साथ लगाए आप, अब आप क्या करेंगे अपने से लगाएंगे इन्हीं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके पास है तो इनको फिर से क्या करेंगे अपने से लगाएंगे, देखेंगे कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया। तो कल आप क्लास में पूछेंगे, वाले कमेंट करके पूछ लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।